चलो देखो, तो हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डेप्रीसिएशन। चैप्टर का नाम क्या है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की मीनिंग क्या होती है? तो डेप्रीसिएशन की मीनिंग को समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डेप्रीसिएशन, चलो एक एग्जांपल लेता हूं फिर आप लोगों को डेप्रीसिएशन समझाता हूं क्या है। मान लो कोई एक एसेट, कोई एक एसेट है। एसेट आपने खरीदी थी कितने की? 1,00,000 रुपए की खरीदी थी। तो ये क्या है? जितने में खरीदे उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। अब समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया, मान लो आपने खरीदी थी इसको 2020 में। अब आ गए हम कौन से साल में? 2024 में। इसकी वैल्यू आज के डेट में हो गई मान लो 70,000 रुपए। कितनी हो गई? 70,000 रुपए। तो कितने रुपए कम हो गई इसकी वैल्यू? 30,000 रुपए इसकी वैल्यू कम हो गई। तो इसी वैल्यू के कमी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी वैल्यू की कमी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। आ गई बात समझ में? तो जिस वैल्यू पर हमने उस एसेट को खरीदा था उस वैल्यू को मैं क्या नाम दिया? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब लागत। जितने रुपए से वो वैल्यू कम हो गई उसको मैंने क्या नाम दिया है? डेप्रीसिएशन। अब कम होने के बाद जो वैल्यू बची है इसको मैं एक नाम दूंगा, क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या नाम दिया मैंने? रिटर्न डाउन वैल्यू। इसको कॉस्ट नहीं बोल सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल मैंने जब खरीदा था तब 25,000 का था। अब समय बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, इस मोबाइल को लिए मेरे को 3 साल हो गया। अब 3 साल के बाद अब इस मोबाइल की वैल्यू आज के डेट में 10,000 रुपए है। कितने में लिया था मैं? 25 में लिया था। आज कितनी हो गई इसकी वैल्यू? 10। कितना रुपए कम हो गया? 15। तो 15,000 को मैं क्या बोलूंगा? डेप्रीसिएशन। 25 में खरीदा था उसको क्या बोलूंगा? कॉस्ट। और आज के डेट में उसकी जो वैल्यू उसको क्या बोलूंगा? रिटर्न डाउन वैल्यू बोलूंगा। आ गई बात समझ में? तो डेप्रीसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है? अब डेप्रीसिएशन की मीनिंग अगर मेरे को लिखवाना है, अभी तो मैंने एग्जांपल देकर इसका मतलब बताया कि जो एसेट की वैल्यू में जो कमी आ गई उस कमी वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। इसको अब मेरे को शब्दों में पिरोना है तो कैसे लिखूंगा? देखो अरशद, वो बच्चे लोगों को बोलो ना कि आप लोग उस क्लास में जाके बैठो करके। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू क्यों वैल्यू में कमी आ गई? ये मोबाइल पहले कितने का था? 25। अभी आज कितना है? 10। क्यों कम हो गया इसका वैल्यू? हाँ, एक तो हो गया पासिंग ऑफ टाइम, ये मोबाइल हो गया 3 साल पुराना, एक कारण। दूसरा वियर एंड टीयर, देखो स्क्रैच स्क्रैच आ गया है यहाँ पे, पूरा एक घिस गया है, वियर टीयर हो गया। और क्यों कम हो गई इसकी वैल्यू? ओल्ड मॉडल मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब ये 60 रिफ्रेश रेट वाला है आजकल मोबाइल, 120 रिफ्रेश रेट वाले आ रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी, इसमें कम एमएएच की बैटरी है, अब ज्यादा एमएएच की बैटरी आ रही है। मतलब ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। 4G मोबाइल है, अब 5G मोबाइल आ रहे हैं, बोल सकते हैं। ठीक है? तो ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, दूसरा वियर एंड टीयर, तीसरा ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस मैंने एक वर्ड लिखा। ऑब्सोलिसेंस मतलब होता है अप्रचलन।
अप्रचलन मतलब उस वाली टेक्नोलॉजी का आउटडेट हो जाना, ऑब्सोलिसेंस। ये कुछ कारण है, ये कुछ कारण है जिसके कारण से एसेट की वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। सच रिडक्शन इन वैल्यू of asset is called as depreciation. Such reduction in value of asset is called as depreciation. क्लियर है? अब अभी हम चैप्टर में एंट्री नहीं किए हैं, अभी तो हम सिर्फ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट। सेकंड, depreciation is a loss for business. depreciation क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है। एंड इट इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप लोग जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ रहे थे तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कहां करते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों करते थे, क्योंकि आपने उसको क्या मान के रखा हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब बताओ, मेरे मोबाइल की कीमत पहले थी 25,000, अब आज के डेट में 10,000, 3 साल में कम हो गया, तो मेरे जेब से 15,000 रुपए गया, मेरे जेब से 15,000 गया क्या, नहीं, सिर्फ वैल्यू में कमी हो गई है। तो डेप्रीसिएशन जो होता है ना, एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस। depreciation is the non-cash expense because due to depreciation no cash outflow takes from या takes into, क्या बोले, takes place into business। डेप्रीसिएशन के कारण, डेप्रीसिएशन है क्या है, नॉन कैश आइटम है। क्या है, नॉन कैश आइटम। क्यों, क्योंकि डेप्रीसिएशन लगने के कारण बिजनेस से किसी भी प्रकार का कैश आउटफ्लो नहीं होता, कैश बाहर नहीं जाता। आ गई बात समझ में? चलो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट है कैलकुलेशन पार्ट, दूसरा है पार्ट कौन सा, अकाउंटिंग पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट और दूसरा है अकाउंटिंग पार्ट। अच्छा, एक दो छोटी मोटी बात और रह गई है, पहले वो कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं इस वाले पॉइंट में आ रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, आप लोगों को मैं जब फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा रहा था तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2 टाइप के एसेट बताया था। एक बताया था नॉन करेंट एसेट और दूसरा कौन सा बताया था, करेंट एसेट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एसेट्स, एसेट्स के मैंने 2 टाइप बताए थे आप लोगों को। क्या क्या, नॉन करेंट एसेट और दूसरा करेंट एसेट। करेंट एसेट में क्या क्या आता है, स्टॉक, कैश, सन्ड्री डेटर्स, ये सब आता है। स्टॉक, कैश, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, ठीक है, ये कैश एट बैंक, ये सब आता है। ये कौन सा एसेट है,
करंट एसेट। फिर अपन बात करते हैं नॉन करंट एसेट की। नॉन करंट एसेट के अंदर दो टाइप के एसेट होते हैं, एक होते टेंजिबल एसेट और दूसरा क्या होता है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। मेरी बात समझ में आ रही है ना? व्हाट डू मीन बाय टेंजिबल एसेट? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे फर्नीचर हो गया। और इनटेंजिबल एसेट मतलब हाँ, जिसको देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल हो गया, है ना। गुडविल एक प्रकार का क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है। तो डेप्रीसिएशन जो लगता है ओनली केवल किसके ऊपर लगता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पर लगता है। किस पर लगता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। वो भी कौन से नेचर का, डेप्रीशिएबल। बताओ लैंड के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लैंड जो होता है वो एप्रिशिएबल एसेट होती है, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं टेंजिबल एसेट भी दो टाइप की होती है, एक होती है एप्रिशिएबल एसेट और दूसरी क्या होती है, डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट मतलब जिसकी वैल्यू धीरे 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 क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो डेप्रिसिएशन जो लगता है डेप्रिशिएबल एसेट्स पर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ट्रक हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजों पर लगता है। आ गई बात समझ में? तो मैं वही लिखवाने वाला हूं, डेप्रीशिएशन इज चार्ज ओनली ऑन depreciation is charged only on tangible कॉमा लगाना सही नहीं है, एरो अपन उसके अंदर लिख रहे हैं ना, टेंजिबल फिक्स्ड डेप्रिशिएबल एसेट। एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा फर्नीचर, कॉमा ट्रक, कंप्यूटर एटसेट्रा। क्लियर है? तो डेप्रीशिएशन जो है इन एसेट्स पर लगेगा, इन एसेट्स पर लगेगा। अब चैप्टर कवरेज, इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों को ये चैप्टर को पढ़ना ही है कि समझ के भी पढ़ना है, कि बस सर करा दो खत्म, हमारे से फिर क्वेश्चन बने कि मत बने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या करना है बताओ? क्योंकि इस सत्र 24-25 जो ईयर चल रहा है ना अभी, इस साल इतने खत्म बच्चे हैं। खत्म बच्चे समझते हो, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे से सवाल बने कि मत बने, बस चैप्टर खत्म करा दो सर बस। तो मेरे को ऑन रिकॉर्ड वो चैप्टर खत्म नहीं कराना। ऑन रिकॉर्ड समझते हो ना, पेरेंट्स लोगों को बताने वाला, मैंने तो ये भी पढ़ा दिया, मैंने तो वो भी पढ़ा दिया, मैंने तो ये करा दिया, मैंने तो, अरे भैया आपका बच्चा तो सवाल नहीं बना पा रहा है, लेकिन तो उसको मैं खत्म बोलूंगा? बोलो। चलो मैं आप लोगों को फाइनल अकाउंट 10 दिन खींचा, मेरे ऊपर था, मैं 4 दिन में खत्म कर देता, डेप्रीशिएशन चालू कर देता। जब आप लोगों का मालूम है चैप्टर में दोबारा चालू किया हूं, ये वाला डेप्रीशिएशन क्यों चालू किया? मैं 3 दिन और लेता ना, उस समय चैप्टर खत्म करवा सकता था। जाओ ना यार, मेरे को क्या करना है, इनका पेपर चल रहा है, नहीं आ रहे, इनकी गलती, मैं तो पढ़ा दे रहा हूं क्या है, लेकिन फिर से क्यों पढ़ा रहा हूं? तो मेरे को ऑन पेपर खत्म नहीं कराना है मेरा सिलेबस, आप लोगों से सवाल बनने चाहिए पेपर में। ठीक है, ये तो कोई मतलब नहीं है फिर।
आप लोग वो काम स्कूल में भी जाके कर सकते हो जो ऑन पेपर वाला चल रहा है। ठीक है, तो चैप्टर का कवरेज जो है, ये चैप्टर दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है भाई कैलकुलेशन पार्ट। पहला पार्ट क्या है? कैलकुलेशन पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या है? अकाउंटिंग पार्ट। अकाउंटिंग पार्ट में रटा रुटाया फॉर्मेट आपको याद करना है और वहां पे चीजों की अमाउंट को लेनी है। आई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अकाउंटिंग पार्ट में मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट दिखा दूंगा। देखो भाई, मशीन खरीदते हैं तो ये एंट्री होती है, डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो ये एंट्री होती है, मशीन बेचते हैं तो ये एंट्री होती है, मशीन बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है तो ये एंट्री करते हैं। ये सिखा दूंगा बस, वो गिनी चुनी 4-5 एंट्रियां हैं बस। लेकिन उन एंट्रियों के लिए आपको क्या चाहिए? साथ में अमाउंट चाहिए कि वो अमाउंट लिखोगे तो कहां पर लिखोगे और कितनी लिखोगे, वो कहां सीखोगे आप। और बच्चा अपना दिमाग कहां खपाते रहता है? यहां पर। लेकिन जरूरी कौन सा पार्ट है मालूम है? ये वाला। तो कैलकुलेशन करना हम 4-5 चीजों का सीखेंगे। पहले कैलकुलेशन करना सीखेंगे किसका? एसेट की कॉस्ट का। ठीक है। दूसरा कैलकुलेशन करना सीखेंगे किसका? डेप्रीशिएशन कैसे निकालते हैं उसका। तीसरा कैलकुलेशन करना सीखेंगे किसका? एसेट को बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है उसका। ऐसे 4-5 अलग अलग पॉइंट आएंगे जिसका कैलकुलेशन करना मेरे को सिखाना है। कैलकुलेशन करना सीख गए, आपको एंट्रियां मैं बता दूंगा। एंट्री तो रटा रुटाया काम है, बस टू और बाय में आपको सजाना है उस चीज को। कैलकुलेशन सीख गए, उससे अमाउंट आप एंट्रियों में डाल देना, आपका सवाल भी बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो चलो सबसे पहले कैलकुलेशन पार्ट। पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करना सीखना है अपने को। क्या सीखना है अरिंदम? डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन। डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करने का दो मेथड होता है। कितना मेथड होता है? दो। एक होता है कौन सा मेथड? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और दूसरा होता है क्या? रिटर्न डाउन अकाउंटिंग करने का मेथड नहीं होता है। ये दिमाग से बिल्कुल बात निकाल देना बाहर। डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग करने का अलग अलग मेथड नहीं होता है। अकाउंटिंग सिर्फ वही फॉर्मेट बनेगा। डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करने का मेथड होता है। एक मेथड का नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और दूसरे मेथड का नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चैटिंग हो गई भाई? नोटिफिकेशन आ रहा है क्या? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, एक मेथड होता है क्या? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। This method is also known as straight line method, क्या है स्ट्रेट की स्पेलिंग बोलो? STRA होता है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा
कॉस्ट प्राइस मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रेट लाइन मेथड से और कॉस्ट प्राइस मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अंडर दिस मेथड depreciation is charged under this method एक मिनट ना, सेम अमाउंट काट के लिख देता हूं, अंडर दिस मेथड सेम अमाउंट ऑफ depreciation is charged every year. Under this method depreciation is charged सेम अमाउंट, हर साल सेम अमाउंट चार्ज की जाती है। ठीक है। अंडर दिस मेथड depreciation is charged on the cost of asset, charged on cost of asset every year. हर साल डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है एसेट की कॉस्ट पर चार्ज किया जाता है, कॉस्ट पर। ठीक। फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला, केस 1, व्हेन परसेंटेज ऑफ depreciation is given in question। जब डेप्रिसिएशन का क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? परसेंटेज। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू होगा कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट अपॉन 100। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट अपॉन 100। केस 2, when estimated life of asset is given in क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में एसेट की क्या दी रहेगी? एस्टिमेटेड लाइफ दी रहेगी। क्या दी रहेगी? एस्टिमेटेड लाइफ। देन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देन डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ये मैंने अभी लिखवाया आप लोगों को किसमें? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में। इसके ऊपर मेरे को एग्जाम्पल भी करवाने हैं अभी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवा रहा हूं, एग्जाम्पल करवाऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है। अब यहां पर एक चीज लिखोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट मींस कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज प्राइस ऑफ एसेट
प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस एनी अदर expenses relating to परचेस। ये सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? कॉस्ट ऑफ एसेट मिल जाएगी। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूं आप लोगों को। अगर आप लोग इस चीज को पढ़ोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप लोग क्या करते हो मालूम है? जैसे मैंने फाइनल अकाउंट चैप्टर बनवाया था तो उसमें मैंने एडजस्टमेंट टेबल लिखवाया था सिस्टम से एकदम। फिर पूछते हो सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करते हो? भैया अगर मेरे से ही पूछना है तो मैं लिखवा क्यों रहा हूं उस चीज को? ऐसा डाउट पूछो जो उसमें नहीं लिखा है, या ऐसा डाउट पूछो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब क्लियरली लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में जोड़ते हैं। अगर वो एक्सपेंस नहीं होगा तो अलग से लिख देंगे, और दूसरी एंट्री कहां होती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्लियर लिखा हुआ है। तो वही चीज अब पूछने की क्या जरूरत है? पूछ इसलिए रहे हो क्योंकि आप लोगों ने नोट्स नहीं पढ़ा है, इसलिए पूछ रहे हो। मैं किसी को, एक जन को नहीं बोल रहा हूं, मैं ओवरऑल क्लास को सबको बोल रहा हूं। तो ये भी चीजें लिखवाई क्यों जा रही है आप लोगों को? ताकि ये सारे डाउट्स, ये बेसिक चीजें, अब क्वेश्चन जब बनाओगे ना लिखा रहेगा मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹1,00,000। मशीनरी खरीदा कितने की? 1,00,000 रुपए की, और मशीनरी को इंस्टॉल करने में 10,000 रुपए का खर्चा हो गया। तो बताओ मशीन की कॉस्ट कितनी कहलाएगी? 1,10,000। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे लिखवाया है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी एसेट जब खरीदते हैं तो उसकी जो परचेस प्राइस होती है 1,00,000 लिखोगे, और उसको लाने फिट फाट कराने में जो भी खर्चा हुआ होगा उसको ऐड करेंगे, सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन जो लगता है ना, कॉस्ट पर लगता है, कॉस्ट पर। अब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप लोग फिर मेरे से डाउट पूछोगे तो फिर क्या मतलब है ना? तो देखो मैंने यहां पर क्या लिया है? कॉस्ट ऑफ एसेट लिया, कॉस्ट। और कॉस्ट कैसे आएगा? ऐसे करके आएगा। कॉस्ट कैसे आएगा? परचेज प्राइस, जितने रुपए में आपने उस एसेट को खरीदा, प्लस जितना रुपए उसको इंस्टॉल करने में लग गया, जितना रुपए उसको लाने वगैरह में, कोई भी खर्चा परचेज से रिलेटेड अगर आपने किया है तो सबको ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर के एग्जांपल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो अभी का काम क्या है? रुक जाओ भाई। अभी का काम क्या है? अभी जो मैंने लिखवाया है इसको आप लोगों को लर्न करना है और लिखना है कॉपी में फेयर करके, प्रॉपर लिखोगे। ठीक है,